नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु सामान्य अध्ययन श्रृंखला की ये जो है 12वीं वीडियो है। इसके पहले मैंने 11 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ पे वेदिका उपाध्याय चैनल सर्च करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। यह कथन जो है गलत है, क्योंकि 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो पहला कथन हमारा गलत है। ठीक है। दूसरा कथन है 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। यह कथन सही, भी मैंने उसको ऊपर आपको बताया है। कथन सी है 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में नरम एवं गरम दल एक बार पुनः एक हो गए। यह कथन भी सही है। 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल में जो दो विचारधाराओं के आधार पर गरम दल एवं नरम दल में लोग विभाजित हो गए थे। पुनः जो है लखनऊ अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एक हो गए। और उनके पुनर्मिलन में नरमपंथियों एवं गरमपंथियों के पुनर्मिलन में तिलक, कौन तिलक? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन लोगों के प्रयासों से ही नरमपंथी और गरमपंथी एक हुए। तो हमारा कथन सी भी सही है। हमारा कथन डी है 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया। यह कथन भी सही है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य जो है थोड़ी सी नज़दीकियां आईं। दोनों दलों में जो है समझौता हुआ, और इस समझौते में भी जो है सबसे ज़्यादा योगदान था तिलक और जिन्ना का। तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना का प्रमुख योगदान था। यह भी प्रश्न आता है कि इनके प्रयासों से जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुई। तो तिलक और जिन्ना के प्रयासों से। ठीक है। और कांग्रेस ने जो है आगे शायद विकल्प वो भी दिया होगा। विकल्प ई है, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल के अधिकार को स्वीकार कर लिया। यह कथन भी सही है कि 1909 का जो मिंटो मार्ले अधिवेशन आया था उसमें मुसलमानों के लिए जो है अलग से जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडल के अधिकार को स्वीकार कर लिया। हमारा दूसरा प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन संबंधित है। पहला विकल्प है महात्मा गांधी से, दूसरा विकल्प है खान अब्दुल गफ्फार खान से, तीसरा विकल्प है इंदिरा गांधी से, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। हम लोगों को मालूम है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च को। ठीक है। 12 मार्च से जो है लेकर 6 अप्रैल तक, जो डांडी मार्च का जो समय था 12 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल 1930। ठीक है। तो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसका नेतृत्व जो है पेशावर या पश्चिमोत्तर भारत में जो है अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और उस जो है आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इनके स्वयंसेवक होते थे वह लाल रंग के वस्त्र पहनते थे, इसीलिए जो है इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यह एक विशुद्ध अहिंसक आंदोलन था।
बिल्कुल इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। तो लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो है इससे संबंधित है। कहाँ पे हुआ था? भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में, मुख्य रूप से जो पेशावर का क्षेत्र है, ठीक है, पेशावर का क्षेत्र है वहीं पे हुआ था। और आपके जो गफ्फार खान जी हैं, इन्हें 1929 में इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार नामक एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। खुदाई खिदमतगार का क्या अर्थ होता है? ईश्वर का सेवक। और इसी समय जो है इन्होंने पख्तून भाषा में, ठीक है, पख्तो भाषा में पख्तून नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया था। समाचार पत्र था पख्तून, क्योंकि वहाँ पे पख्तो भाषा प्रचलित थी पश्चिमोत्तर भारत में, तो पख्तो भाषा में पख्तून नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। बाद में सरकार के द्वारा इसे बंद कर दिया और 10 रोज़ा नाम से इन्होंने पुनः इसका प्रकाशन किया। 10 रोज़ा नाम से पुनः प्रकाशन किया। आता है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसी को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को कहा जाता है। बादशाह खां किसकी उपाधि है? बादशाह खान या खां किसकी उपाधि है? खान अब्दुल गफ्फार खां की है। शेरे अफगान किसकी उपाधि है? शेरे अफगान जो है इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान जी की उपाधि थी, ठीक है। और इस समय जो है जो पेशावर में पश्चिमोत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जो सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसमें जो है एक चीज़ और महत्वपूर्ण था कि वहाँ पे गाढ़वाली जो है, ठीक है, गाढ़वाली नहीं गलत हो जाएगा, गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली रेजिमेंट की 2 यूनिट भेजी गई थी वहाँ पे, और उन्हें जो है इन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। तो इन जो है गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिकों ने ऐसा करने से मना कर दिया और उनका नेता था चंद्र सिंह गढ़वाली। उनका जो नेता था चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने जो है अहिंसक भीड़ पर आंदोलन गोली चलाने से मना कर दिया था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों से भी जो है हमें लाभान्वित करें। तीसरा प्रश्न है, रामचंद्र पांडुरंग किसका मूल नाम था? रामचंद्र पांडुरंग किसका मूल नाम था? पहला विकल्प है कुंवर सिंह, दूसरा विकल्प नाना साहब, तीसरा विकल्प तात्या टोपे, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग किसका मूल नाम था? तात्या टोपे का मूल नाम था। नाना साहब का मूल नाम था धोंधो पंत या धुंधु पंत। धोंधो पंत या धुंधु पंत जो है नाना साहब का मूल नाम था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल कौन था? पहला विकल्प लॉर्ड रीडिंग, दूसरा विकल्प लॉर्ड इरविन, तीसरा विकल्प लॉर्ड चेम्सफोर्ड और चौथा विकल्प लॉर्ड रिपन। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए, लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग जो है भारत का एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल था और 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। इसके समय में 1921 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ भारत में, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन कब हुआ था? 1921 में। चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 मार्च 1922 को हुआ था। मोपला विद्रोह, मैंने मोपला विद्रोह आपको बताया है पिछली वीडियो में। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पे हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में।
स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए जो है, द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए मूडीमैन कमेटी का गठन हुआ था। मूडीमैन कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये सब जो है, और हाँ, रौलट एक्ट को जो 1919 में पारित हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। रौलट एक्ट को भी जो है रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और विकल्प भी है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के विषय में आपको पूरी जानकारी होगी। 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय। सत्याग्रह जो है आपका बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में बारदोली सत्याग्रह इसके समय में हुआ था। शारदा एक्ट एक महत्वपूर्ण एक्ट था। शारदा एक्ट कब आया था? शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। किससे संबंधित था? विवाह से, विवाह के उम्र से संबंधित था। तो इसमें लड़कियों के विवाह की उम्र, न्यूनतम उम्र 14 साल की गई और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल की गई। डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयासों से यह कार्य हुआ था। गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है इसी के समय में, पहला गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। डांडी मार्च इसी के समय में हुआ था। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था? डांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च को। 12 मार्च को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल को जो इसका समापन हुआ था। ठीक है, सबना अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ भी हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में इसके समय में सौंपी गई थी। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। किसके अध्यक्षता में बनी थी? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। विकल्प सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक जो है भारत का गवर्नर जनरल था। होम रूल लीग 1916, तो होम रूल लीग की स्थापना हुई। कांग्रेस का 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ। चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद का जो मिल मजदूर आंदोलन था। ठीक है, और एक अगस्त घोषणा इसी के समय में हुई थी। अगस्त घोषणा काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगस्त घोषणा, इसको मांटेग्यू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। 12 अगस्त 1917 अगस्त घोषणा का समय है। 12 मैंने बोल दिया शायद, 20 अगस्त 1917। ठीक है, रौलट एक्ट लागू हुआ। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। शिक्षा के लिए सैडलर आयोग कब? 1917 में। इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प डी है लॉर्ड रिपन जो है 1880 से लेकर जो है 1884 ईस्वी तक इसका समय था। भारत का गवर्नर जनरल था और भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय या गवर्नर जनरल माना जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के समय में। कब? 1881 में। ठीक है, प्रथम नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई? लॉर्ड रिपन के समय में। कब? 1881 में ही प्रारंभ हुई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब रद्द किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रस्तावित था उसको कब समाप्त किया गया? 1882 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन ने उसे समाप्त किया था। इल्बर्ट बिल विवाद मैंने पीछे आपको बताया है। 1883। अकाल संहिता 1883 में आई थी। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुई थी। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं जो परीक्षाओं में पूछा जाता मैंने आपसे चर्चा कर दिया। अगला प्रश्न है, किस पुराण में बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया है? तो पहला विकल्प है अग्नि पुराण, दूसरा विकल्प है भागवत पुराण, तीसरा विकल्प है मत्स्य पुराण और चौथा विकल्प है विष्णु पुराण। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, भागवत पुराण। किस पुराण में बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया था? तो भागवत पुराण में जो है बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया है। तो इसमें कुल 12 स्कंद हैं। भागवत पुराण में कुल 12 स्कंद हैं और इसके 10वें स्कंद में जो है कृष्ण का जीवन चरित्र वर्णित है। साथ ही साथ जो है आप
आप लोगों ने सांख्य दर्शन का नाम सुना होगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। ठीक है, तो कपिल को भी विष्णु का अवतार बताया गया है इसी भागवत पुराण में। तो ये चीजें महत्वपूर्ण हैं, आप एक बार जरूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो पहला विकल्प ब्यास, दूसरा विकल्प चिनाब, तीसरा विकल्प रावी, चौथा विकल्प सतलज। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, सतलज। विकल्प डी, सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है, बल्कि जो है कैलाश पर्वत के निकट जो है राक्षसताल झील में है। कहाँ पे है? राक्षसताल झील में है। राक्षसताल झील कहाँ पे है? यह आपके तिब्बत में है। कहाँ पे? तिब्बत में है, कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। ठीक है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में न होकर तिब्बत में है, और यह नदी जो है पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सिपकीला दर्रा कहाँ पे है? सिपकीला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो ठीक है, तो वहाँ पे भारत में प्रवेश करती है। इसका प्रवेश स्थल भारत में अगर पूछा जाए सतलज नदी का, तो सिपकीला दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो हमारा विकल्प ए है अनुच्छेद 14, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 19, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 21, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, उपर्युक्त अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति के विदेश के यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में था, सतवंत सिंह, ये भी जानकारी जरूरी है, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली कब का है? 1957 का है। ठीक है, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर नई दिल्ली कब का है? 1957 का है। और इसी से संबंधित एक दूसरा मुकदमा है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। यह मुकदमा है 1978 का। यह मुकदमा है 1978 का। इसके मामले में, इन दोनों मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 में जो दैहिक स्वतंत्रता शब्द वर्णित है, दैहिक स्वतंत्रता शब्द जो अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त है, वर्णित है, उस ठीक है, तो दैहिक स्वतंत्रता में संचरण का जो अर्थ होता है, तो इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार है। तो जब हमें इच्छानुसार कहीं भी कभी भी जाने का अधिकार है, तो उसमें विदेश भ्रमण भी सम्मिलित है। यह इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है निस्तारित किया गया है। हमारा अनुच्छेद 14 आप लोगों को मालूम है, मैंने मौलिक अधिकारों में बताया है, समता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते, नहीं कर सकता है होना चाहिए था। पहला विकल्प है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, दूसरा विकल्प है लोकसभा की अनुशंसा पर, तीसरा विकल्प है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, और चौथा विकल्प है राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 खंड 2 उपखंड ख, ठीक, अनुच्छेद 85 खंड 2 उपखंड ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा कब भंग कर सकता है? लोकसभा भंग कर सकता है, लेकिन इसके लिए जो है राष्ट्रपति की यह शक्ति जो है अनुच्छेद 74(1) के प्रावधानों के तहत है, इसके अधीन है। अनुच्छेद 74(1) के तहत अर्थात मतलब, और अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि ऐसा कार्य जो है राष्ट्रपति
केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग कर सकता है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 85 खंड 2 उपखंड ख में। लेकिन यह कैसे कर सकता है, किसकी सलाह पर कर सकता है, इसका उल्लेख 74 खंड 1 में दिया हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही ऐसा कार्य कर सकता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों के न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। पहला विकल्प है 40 तथा 500, दूसरा विकल्प है 50 तथा 450, तीसरा विकल्प है 50 तथा 500, चौथा विकल्प है 60 तथा 500। 60 तथा 500, तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। 60 और 500 जो है अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं और 60 से कम नहीं हो सकते हैं। मतलब अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम संख्या 60 है अनुच्छेद 170 के प्रावधानों के तहत। ठीक है। और कभी कभी विधान परिषद का पूछ लिया जाता है प्रश्न कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का कितना पार्ट होता है। तो अनुच्छेद 171 खंड 1, अनुच्छेद 171 खंड 1 के प्रावधानों में बताया गया है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। मतलब जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसके जो है 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा ही था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है उसमें गरीबी रेखा से नीचे के लिए कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। पहला विकल्प है राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम ये है। दूसरा है अन्नपूर्णा, ये भी है। तीसरा है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, यह नहीं है। यह जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। विकल्प डी भी जो है उसका कोई मतलब ही नहीं। तो हमारा जो है विकल्प सी सही आंसर होगा। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो जो हमारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है उसके तहत सरकार जो है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लगभग 30 मिलियन के आसपास हैं। ठीक है। तो 30 मिलियन से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्धता है या प्रतिबद्धता उसने ली है कि इनको जो है डायरेक्ट इनके खातों में जो है रकम जो सहायता धनराशि वह पहुंचाई जाएगी। यह कार्यक्रम जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। किसके द्वारा? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित। इसका प्रारंभ कब हुआ था? इस योजना का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995। ठीक। और हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 41 एवं 42, अनुच्छेद 41 एवं 42 के अनुकरण में इसकी स्थापना की गई है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। कुछ अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। और अनुच्छेद 42 क्या कहता है? काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। यह अनुच्छेद 42 में है। तो इन दोनों अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसमें कुल 5 कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इस योजना में कुल 5 कार्यक्रम सम्मिलित हैं। मैं जल्दी से आपको नाम पढ़ बता देता हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। मतलब वृद्धावस्था
विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, ठीक, और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। यह 5 जो है इसमें हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में वार्षिक वृद्धि दर थी। पहला विकल्प है 1.97, दूसरा विकल्प 1.64, तीसरा विकल्प 3.8%, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। 2011 की जनगणना में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 1.64% थी। अगला प्रश्न है हरित क्रांति में प्रमुख मुख्य फसल कौन सी थी? पहला विकल्प जैपोनिका चावल, दूसरा विकल्प भारतीय चावल, तीसरा विकल्प एमर गेहूं, चौथा विकल्प मैक्सिकन गेहूं, या मैक्सिकन होगा शायद ये, मैक्सिकन, ठीक है। तो मैक्सिकन गेहूं, तो हमारा सही आंसर है मैक्सिकन गेहूं, ठीक है। 1970 के दशक में जो है 1970 के दशक में उच्च उत्पादक जो बीज प्रजातियां थीं, ठीक है, तो उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। और इसमें जो मुख्य पादप है वह मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था। और इसको जो मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था यह बोरलाग के मैक्सिको स्थित ना, अब हम लोगों को मालूम है वैश्विक परिपेक्ष में जो हरित क्रांति का वैश्विक परिवेश में या परिप्रेक्ष्य में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलाग। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और इन्हें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो बोरलाग ने मैक्सिको में एक अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र खोला था, तो उन्हीं से जो है इसे भारत में मंगाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला विकल्प लखनऊ, दूसरा विकल्प उन्नाव, तीसरा विकल्प आगरा और चौथा विकल्प कानपुर। तो हमारा सही आंसर विकल्प डी, कानपुर। भारत का पहला चमड़ा पार्क जो है कानपुर के रमईपुर गांव में, कहाँ पे? रमईपुर गांव में जो है स्थापित किया जा रहा है और यह विस्तृत एरिया में जो है इसकी स्थापना की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है ताउते के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। अभी हम लोगों को मालूम है ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने गुजरात में भारी तबाही मचाई है, तो उसके विषय में पूछ रहे हैं सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन है यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो यह तो सही है। पहला विकल्प जो ताउते था यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। दूसरा विकल्प है ताउते नामकरण जो है म्यांमार द्वारा किया गया था, यह भी सही है। ताउते नामकरण जो है म्यांमार के द्वारा किया गया था। बेसिकली यह बर्मी भाषा का यह शब्द है, यह बर्मी भाषा का शब्द होता है, जिसको अगर बर्मीज भाषा में अर्थ हम देखेंगे इसको गेको कहते हैं, गेको। और गेको जो है एक बहुत ही शोर करने वाली छिपकली होती है, शोर करने वाले प्रजाति की एक बहुत छिपकली होती है गेको। और इस तूफान ने, आगे है इसमें शायद दिया हुआ है, विकल्प सी है, इस तूफान ने केरल, यहाँ पे केरत हो गया, केरल है, ठीक है, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात को प्रभावित किया, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। यह कथन सही है। सबसे ज़्यादा केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात को प्रभावित किया। सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको किया? इसने गुजरात को प्रभावित किया। यहाँ पे भारी मात्रा में तबाही हुई, ठीक है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही, हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 4 बार के एशियाई स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह के विषय में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। हम लोगों को मालूम है अभी हाल में ही मिल्खा सिंह जी की मृत्यु हो गई है, तो उनके विषय में असत्य कथन का चुनाव पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है 18 जून 2021 को उनका 91 वर्ष की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। यह कथन सही है। 18 जून 2021 को 91 एज थी उनकी और 91 वर्ष की उम्र में उनका कोरोना महामारी से निधन हो गया। दूसरा है 1960 के रोम ओलंपिक में कुछ सेकंड से कांस्य पदक
चूक गए थे और चौथे स्थान पे हो गए थे। ठीक है, अगर कांस्य पदक जीते तो तीसरे स्थान पे आ जाते। तो 1960 के रोम ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और चौथे स्थान पे आए थे। सेकंडों का अंतर आया, नहीं तो इनके हिस्से जो है कांस्य पदक अवश्य आया होता। ठीक है, तीसरा है, उनकी आत्मकथा का नाम द रेस ऑफ माई लाइफ है। द रेस ऑफ माई लाइफ है, काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय है क्योंकि हाल में उनकी मृत्यु हुई है, तो पूछा जा सकता है। उनकी आत्मकथा का नाम द रेस ऑफ माई लाइफ है, यह कथन सही है। विकल्प डी है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी, यह कथन गलत है। मिल्खा सिंह को जो फ्लाइंग सिख की उपाधि थी वह पंडित नेहरू के द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा दी गई है। अयूब खान द्वारा, जो हम लोग जानते हैं फ्लाइंग सिख, तो अयूब वो पाकिस्तानी राष्ट्रपति के द्वारा यह उपाधि उनको प्रदान की गई है। ठीक है, एक पिक्चर भी आई थी, भाग मिल्खा भाग, आप लोगों ने देखा भी होगा, भाग मिल्खा भाग। अब इसमें पूछा भी जा सकता है इसमें कि मिल्खा सिंह की भूमिका किसने अदा की थी, किसने निभाई थी? तो फरहान अख्तर ने जो है मिल्खा सिंह की भूमिका इस फिल्म में निभाई थी। 1959 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब? 1959 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पहला विकल्प जोखा अलार्थी, दूसरा विकल्प वेलेरिया लुशोली, तीसरा विकल्प उपर्युक्त दोनों सही हैं और चौथा विकल्प उपर्युक्त में से दोनों नहीं, दोनों गलत हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, वेलेरिया लुसेली को जो है डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उनके काल्पनिक जो है वेलेरिया, ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। कहाँ की? मैक्सिको की रहने वाली हैं, और उनको यह पुरस्कार जो है उनके काल्पनिक उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन, ये लास्ट मतलब LOST हम ऐसे इसको लिख दे रहे हैं, लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव, लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव जो है उनका एक काल्पनिक उपन्यास है और उसी के लिए जो है डबलिन साहित्य पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। और अगर इसमें पूछा जाए कि कितनी पुरस्कार राशि कितनी है, तो 1 लाख यूरो है, 1 लाख यूरो इसकी पुरस्कार राशि है डबलिन साहित्य पुरस्कार की। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है अंग्रेजी भाषा में लिखित या अनुवादित उपन्यास को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और उनका जो उपन्यास है लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव, उसमें जो है मैक्सिको या मैक्सिकन अमेरिकन सीमा पर बच्चों को उनके माता पिता से दूर रखने की अमेरिकी नीति से प्रेरित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित हैं? अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? पहला विकल्प क्रिकेट, दूसरा विकल्प टेनिस, तीसरा विकल्प बैडमिंटन, चौथा विकल्प खो खो। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, अंकिता रैना जो है लॉन टेनिस से संबंधित हैं। और 7 फरवरी 2021 को इन्होंने जो है किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रा में जगह बनाने वाली 5वीं भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी की इनको 5वीं खिलाड़ी बनी है। इसके पहले 4 महिला खिलाड़ी जो है मुख्य ड्रा में जगह बनाने में कामयाब हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास 2020 सैन्य अभ्यास, इसका नाम ही अभ्यास। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है और किसके मध्य हुआ है? भारत अमेरिका के मध्य होता है युद्ध अभ्यास।
और युद्ध अभ्यास 20 का आयोजन कहाँ पे हुआ पूछा जा रहा है। पहला विकल्प रानीखेत, दूसरा विकल्प बीकानेर, तीसरा विकल्प जोधपुर, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, बीकानेर में। ठीक है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 का आयोजन राजस्थान के बीकानेर के जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पे, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण की चर्चा की गई है। कितना भी ध्यानपूर्वक टाइप करिए लेकिन त्रुटि हो ही जाती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण की चर्चा की गई है। तो पहला विकल्प अनुच्छेद 48, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 48 क, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 45, चौथा विकल्प अनुच्छेद 50। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण की चर्चा की गई है। ठीक है, और उसमें बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना जो है नागरिक का कर्तव्य होगा। ठीक है, और 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन पूछ दिया जाए अगर आपसे, तो अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 45 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत संधि संबंधित है। पहला विकल्प है वैश्विक महत्व के पर्यावरणीय स्थल को संरक्षित करने से, विकल्प बी है बाघों के संरक्षण से, तीसरा है कछुआ संरक्षण से और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विश्व विरासत संधि जो है वैश्विक महत्व के पर्यावरणीय स्थल को संरक्षित करने से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। पहला विकल्प 1986, दूसरा विकल्प 1981, तीसरा विकल्प 1976, चौथा विकल्प 1974। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है, विकल्प डी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है सितंबर 22 या 23 सितंबर में हुआ था। ठीक है, तो सितंबर 1974 में की गई थी। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना और स्वतंत्र रूप से नहीं होती, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। और बाद में जो है इसमें वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के 1981 के अधीन इसे और कार्य सौंपे गए थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प उत्तराखंड, तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प राजस्थान। तो हमारा सही आंसर है बांधवगढ़, विकल्प सी सही है हमारा। बांधवगढ़ कहाँ पे अवस्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उसकी स्थापना जो है 1968 में हुई थी। बाघों के संरक्षण से संबंधित यह राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, ईमेल में @ का आविष्कारक हैं। ईमेल में @ के आविष्कारक हैं। पहला विकल्प है सबीर भाटिया, दूसरा विकल्प है प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर, तीसरा विकल्प है रेमंड टॉमलिंसन, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा विकल्प सी सही आंसर है। ईमेल में @ के आविष्कारक कौन हैं, रेमंड टॉमलिंसन हैं, आर टॉमलिंसन जिन्हें कहा जाता है। हमारा आपसे एक प्रश्न है, @ के आविष्कारक रेमंड टॉमलिंसन और किस चीज़ के इंटरनेट शब्दावली में ही, ठीक है, किसके आविष्कारक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को उनके आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है पहला विकल्प चुंबकीय डिस्क, दूसरा विकल्प माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा विकल्प CD रोम, चौथा विकल्प मोडेम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, मोडेम, कंप्यूटर। ठीक है, मोडेम का कार्य क्या होता है
कि मोडेम जो है एक ऐसी युक्ति है जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करती है। मोडेम, ठीक है, मैंने इसको फुल फॉर्म बताया था। आप प्रयास करें इसका फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं मोडेम का, ठीक है। मॉड्यूलर ड्यू मॉड्यूलर इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, आईसीटी में संप्रेषण के लिए आवश्यक है, पहला विकल्प है प्रेषक आवश्यक है, दूसरा विकल्प माध्यम वो भी आवश्यक है, तीसरा विकल्प प्राप्तकर्ता रिसीवर वो भी आवश्यक है, चौथा विकल्प भेजने और प्राप्त करने की कार्यवृत्ति किस प्रोसीजर से भेजा जाएगा वह भी आवश्यक है। तो विकल्प डी ई हमारा सही आंसर है, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ है, पहला विकल्प है स्विच मोड पावर सप्लाई, दूसरा विकल्प है सर्विस मोड पावर सप्लाई, तीसरा विकल्प है श्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई और चौथा विकल्प है सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का अर्थ होता है, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हालात में अर्ध प्रयोग डिजाइन का उपयोग किया जाता है। पहला विकल्प है प्रयोगकर्ता को आंकड़े इकट्ठे करने हों, यह तो गलत है, ठीक है। दूसरा है एक पूर्व परीक्षण देने की आवश्यकता हो, यह भी गलत है। तीसरा है जब एक से अधिक स्वतंत्र चर प्रस्तुत करने हों, यह भी गलत है। और चौथा है प्रयोगकर्ता नमूने को यादृच्छिक मतलब रैंडम तरीके से व्यवस्थित न कर सकता हो, यह हमारा सही आंसर है, ठीक है, यह हमारा सही आंसर है। जो हमारी अर्ध प्रायोगिक डिजाइन होती है, किताबों इसको प्रायोगिक डिजाइन भी लिखा AK सिंह ने लिखा है। तो अर्ध प्रायोगिक डिजाइन में का प्रयोग हम तभी करते हैं जब जो हमारे आंकड़े होते हैं, जो हमारे नमूने होते हैं, उनको हम जो है रैंडम सिस्टम से सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, तब हम अर्ध प्रयोग डिजाइन का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संभाव्यता प्रतिदर्शन का प्रकार है। संभाव्यता प्रतिदर्शन का प्रकार है। संभाव्यता प्रतिदर्शन मतलब वह प्रतिदर्शन जिसमें जीव संख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात होती है। अगर ज्ञात है तो संभाव्यता है और नहीं ज्ञात है तो असंभाव्यता है। तो पहला है कोटा प्रतिदर्शन, दूसरा है क्रमबद्ध प्रतिदर्शन, तीसरा है गुच्छ या क्षेत्र प्रतिदर्शन और चौथा है प्रासंगिक प्रतिदर्शन, ठीक है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे संभाव्यता प्रकार का है, तो हमारा विकल्प सी सही आंसर है। ये सब जो है असंभाव्य हैं और विकल्प सी हमारा संभाव्य है, ठीक है। और इसमें जो है 3 प्रकार के आते हैं संभाव्यता में, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, दूसरा स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन और तीसरा है क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन। हमारा अगला प्रश्न है, UGC के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। UGC के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा विकल्प है 6। तो हमारा सही आंसर विकल्प डी। UGC के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कुल क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे अवस्थित हैं। पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बंगलुरु। इन 6 जगहों पर UGC के क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित हैं। हमारा 30वां एवं अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। पहला है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, दूसरा है व्याख्यान विधि, तीसरा है पाठ प्रदर्शन विधि, चौथा है अनुवर्ग शिक्षण विधि। तो हमारा सही आंसर है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जिसे हम स्वगत का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो यह शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, बल्कि यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। व्याख्यान विधि, पाठ प्रदर्शन विधि और ट्यूटोरियल या अनुवर्ग शिक्षण विधि जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। तो मित्रों, इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा की है। तो यह जो है वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।